बोर एटॉमिक मॉडल। प्रीवियस क्लास में हमने रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा था। रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में चर्चा की थी। रदरफोर्ड की कमियों को भी हमने देखा था और उस रदरफोर्ड के हिसाब से बीच में क्या मौजूद था, पॉजिटिव एक नाभिक मौजूद था, न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ जो कक्ष हैं, इन कक्ष पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की गति के आधार पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन किस जगह पर मौजूद होगा उसके बारे में कुछ नहीं कहा। इससे क्या हमको समझ में आता, हम ये जानते हैं कि यदि कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन अगर किसी वेग से घूमता है, अगर किसी वेग से घूमता है यानी मोशन, सर्कुलर मोशन में आता है, तो हम जानते हैं कि उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का रेडिएशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होंगे, यहां से निकलेंगे, जिसके निकलने के कारण धीरे धीरे इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी। और जब एनर्जी कम होते जाएगी तो एक समय बाद ये ऑर्बिट का जो आकार है वो धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। जैसे ये ऑर्बिट यहाँ पर, ये ऑर्बिट यहाँ आ जाएगा, तो एक समय बाद धीरे धीरे घूमते घूमते क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन आके किस में समा जाएगा, न्यूक्लियस में समा जाएगा। अगर ऐसा होता तो हमें किसी भी परमाणु के बारे में जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हम किसी तत्व के बारे में बता नहीं सकते। तो इसी चीज की खामी को दूर करने के लिए बोर ने अपना परमाणु या परमाणिक मॉडल को दिया। चलिए आज देखते हैं कि बोर परमाणिक मॉडल है क्या। तो बोर ने सबसे पहली कहानी यही कही, ये कहा कि इलेक्ट्रॉन, ये जो नाभिक है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जो उन्होंने कहा था बिल्कुल इसको माना। यह एक वृत्ताकार कक्ष होता है तथा इसकी अपनी ऊर्जा फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड होने के कारण अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेडिएशन जो हो रहा था ये अब होगा नहीं, यह स्थिर होता है। स्थिर होने का मतलब यह है कि अब इलेक्ट्रॉन आकर इसमें समाएगा नहीं, और इसके चारों तरफ अनगिनत कितने भी कक्ष हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन समाता है। तो पहला बात इन्होंने यही कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर वो नाभिक के चारों ओर स्थिर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। किसमें, स्थिर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है, स्थिर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने कहा कि हर एक का एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। सेम मीन्स अपना फिक्स्ड होगा, वो बदलेगा नहीं। जब फिक्स्ड बदलेगा नहीं, इसका मतलब है कि उसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या हो रहा है, विकिरण नहीं हो रहा है, रेडिएशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपने जहां पर होगा वो वहां पर स्थिर होगा। दूसरी बात यह है कि स्थिर और वृत्ताकार कक्ष हो गया। दूसरी बात हुआ है कि प्रत्येक प्रत्येक कक्षा का, जैसे एक एक कक्ष अलग अलग है, तो प्रत्येक कक्ष का ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, स्थिर होगी। ठीक है, स्थिर होगी, निश्चित होती है। और इन्हें ऊर्जा स्तर या क्या कहते हैं, इन्हें ऊर्जा कक्ष स्तर, ऊर्जा स्तर, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, स्थित कक्ष। स्थिर या स्थायी कक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा की मात्रा निश्चित होने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर या फिर स्थिर या स्थायी कक्ष कहते हैं। और इन कक्षाओं को अलग अलग नाम से चिन्हित किया गया, वो नाम दिया गया K, L, M, N। तो सबकी अपनी अपनी ऊर्जा होगी, उस ऊर्जा वो स्थिर ऊर्जा होगी, वो बदलेगा नहीं। तो ये दो बातें बोर ने कही। तीसरी बात इन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जो किसी निश्चित कक्षा या ऊर्जा स्तर में घूमता है वो बिना ऊर्जा खोए, वो ऊर्जा को नहीं खोएगा और उसी ऊर्जा के साथ
उस कक्ष में घूमते रहेगा। ऊर्जा का उत्सर्जन अगर होगा भी तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर पर अथवा ऊर्जा अवशोषण करने पर उच्च ऊर्जा स्तर पर कूदकर चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर ऊर्जा इसमें कम होता है तो निम्न में चला आएगा, अगर ऊर्जा अधिक होता है तो बाहर चला जाएगा। तो इसका यह मतलब है कि एक सीमित ऊर्जा है, इससे ज्यादा होगा तो उधर से ऊपर चला जाएगा, उससे कम होगा तो नीचे चला जाएगा, लेकिन ऊर्जा उस कक्ष में हमेशा समान होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से बोर ने 3 सिद्धांतों को यहां पर दिया। तो पहला सिद्धांत था कि स्थिर वृत्ताकार कक्ष होना चाहिए, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा क्या होती है, मात्रा निश्चित रहती है। और तीसरा कि अगर इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, ऊर्जा उत्सर्जन करने पर उत्सर्जन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर पर आ जाएगा, और अगर ऊर्जा उसमें अंदर अधिक होगा तो उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाएगा, लेकिन उस कक्ष में ऊर्जा नियमित रहेगी। इसी प्रकार से अलग अलग कक्ष दिया गया है। जैसे देखिए कैसे कक्ष को बांटा गया है, तो देखिए एन सेल, तो ये पहला जो दिख रहा है, ये पहला सेल जो हो गया, इसको पहला कक्ष कहेंगे। ये जो अंदर दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये नाभिक है। नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, और ये अलग अलग क्या है, कक्ष हैं। तो इनको क्या कहते हैं, एन कक्ष, एम कक्ष, एल कक्ष। ठीक है, और यहां पर कैसे चार्ज पार्टिकल है, तो धनावेशित है। इसकी चर्चा हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, तो प्रथम कक्ष का क्या स्तर हो जाएगा, तो प्रथम कक्ष का प्रथम स्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम स्तर, ये प्रथम स्तर कक्ष हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रथम ऊर्जा स्तर कह सकते हैं इसको, ये प्रथम ऊर्जा स्तर हो गया, ये द्वितीयक हो गया, ये तृतीयक हो गया, ये चतुर्थक हो गया। तो ये हमारा अलग अलग क्या हो गए, ऊर्जा कक्ष हो गए। अब इन ऊर्जाओं में किसमें कितना इलेक्ट्रॉन समाने की क्षमता होगी, इस चीज को नील बोर के अलावा एक और वैज्ञानिक हुए। तो नील बोर ने अपने मित्र बेरी के साथ मिलकर कक्षों में कितने इलेक्ट्रॉन समाएंगे उसको बताया, कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो उसके लिए एक थ्योरी आई जिसका नाम था बोर बेरी थ्योरी, बोर बरी थ्योरी, बरी। उस थ्योरी को देखते हैं। तो बोर बरी थ्योरी के हिसाब से आप इसको देख के डायग्राम से समझते भी जा सकते हैं। तो हमारा अगला विषय है बोर बरी योजना या फिर थ्योरी। तो बोर बरी योजना के तहत हम ये जानेंगे कि किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो सबसे पहला जो बात कही बोर बरी ने अपने थ्योरी में, कि परमाणु की किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होगी, किसी में भी, यानी कि किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होगी। ठीक है, जहां पर n क्या है, n कक्ष को बताता है, n 1 2 3 4। तो यहां पर देखिए kn हो गया, l किसके लिए हो गया, 2 के लिए, तो ये जो संख्या दिख रही है आपको 1 2 3 4, यही n है। ठीक है, तो हम k का I1 मतलब क्या हो गया, के लिए है, ये l कक्ष के लिए है, ये m कक्ष के लिए, और ये n कक्ष के लिए। तो पहला उन्होंने यही कहा। तो पहली कक्षा फर्स्ट ऑर्बिट या k कोष बोलेंगे इसको, k कोष जो है, k कोष में n का मान कितना होगा 1, l कोष में n का मान 2, फिर 3 और इसी तरह से 4। ठीक है, जैसे तो k में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो k में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जहां n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1, तो 2 गुने 1 घात 2, ये कितना हो गया 2। तो k में अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। उसी प्रकार से अगर हम l की बात करें तो n का मान कितना रखेंगे 2, ये हो जाएगा 2 गुने 2 घात 2, ये हो गया 8।
तो L में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, तो यहाँ पर हम लिखते जाते हैं K में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, L में कितने आ सकते हैं 8, और इसी तरह हम निकालते जाएंगे तो 18, और उसके बाद कितना आ सकते हैं 32। तो इसी प्रकार से हम एक चीज समझ सकते हैं कि किस कक्ष में, किस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये पहली बात कही। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पहली कक्ष है, ये दूसरी कक्ष है, यहां जाके इलेक्ट्रॉन खत्म हो रही है, तो यहां पर अधिकतम 8 ही संख्या हो सकता है, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए, अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल को। मान लीजिए कि यहां पर अब m की कितने आ सकते हैं 18, और मान लीजिए कि कोई भी एक विन्यास हुआ, तो पहला में 2 भरे, दूसरा में 8 भरे, तीसरा 18 में भर गया पूरा। लेकिन क्योंकि ये आखिरी कक्ष है, तो यहां पर 18 नहीं हो सकता। आखिरी कक्ष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं हो सकते हैं। तो दूसरी बात इन्होंने कहा कि सबसे बाहरी कक्ष में, बाद में हम इसे देखेंगे इसे क्या कहते हैं, तो सबसे बाहरी कक्ष में अधिकतम कितने हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन ही समा सकते हैं। ठीक है, ये बात किसने कही, बोरबरी के थ्योरी ने। 8 से अधिकतम नहीं हो सकती है, और उसके पहली वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है 18 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, ये 8 हो गई, और उसके ठीक पहले कक्ष में 18 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए, तो यहां पर मान लीजिए कि कोई भी हम विन्यास, मान लीजिए कुछ इस प्रकार का विन्यास हो, 2, 8, 18, और यहां पर आ गया मान लीजिए कोई भी वैल्यू, ठीक है 32। ठीक है, तो ये 32 कुछ भी हो जाए, यहाँ पे जो भी टूटे, ये सही नहीं है, वैसे एक उदाहरण ले रहे हैं, तो यहाँ 18 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम दूसरे नंबर पे जो होगा वो 18 से ज्यादा नहीं हो सकता, और आखिरी में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। 8 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि आगे हम समझेंगे कि इसी प्रकार से हम धातु या अधातु या उपधातु को समझेंगे। तो ये था हमारे पास दूसरा थ्योरी कि सबसे बाहरी कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते। तीसरा बिंदु उन्होंने कहा कि सबसे, यह आवश्यक नहीं है कि नियम के अनुसार कोश पूर्ण होने पर दूसरा कोश बने। यह आवश्यक नहीं है कोश पूर्ण होने पर ही दूसरा कोश बने, क्योंकि ये नियम को हमको पालन करना है, तो ये नियम हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पहला कोश अगर मान लीजिए 18 है, तो 18 तो पूरा होगा, तो 18 पूरा हो जाएगा तभी हम करेंगे, लेकिन वो आखिरी में होगा तो 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर अगर पिछला है तो 32 से ज्यादा, 18 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमको यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि कोश पूर्ण होने पर ही दूसरा कोश बने। चौथी बिंदु ये कहती है कि इन नियमों के क्या कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन भरते ही नया कोश बन सकता है। ठीक है, इस तीसरी क्या कहती है कि वास्तव में किसी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरते ही नया कोश बन सकता है। ठीक है, इसको आप अलग से लिख सकते हैं, चाहे इसी में जोड़ सकते हैं। किसी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरते ही नया कोश बन सकता है। ठीक है, तो ये कहानी थी बोर की। अब हम एक एक करके समझते हैं और एक एक तत्वों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक होती है 1, और आपको मास भी 1। तो हमको परमाणु क्रमांक से मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चलता है। तो यहाँ पर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। तो नियम से हिसाब से कि हमारे पास क्या है, हम यहां भी लिख लेते हैं के एल एम एन। के में कितना आ सकता है 2, एल में 8, 18, 32। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान लीजिए इसका क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहां पर मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, इसको क्या बोल, एक इलेक्ट्रॉन ही हो गया। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन। अगर दूसरी बात करें तो हीलियम, हीलियम होता है दो, उसमें होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पूरा सेल फिल हो जाएगा। तो ये हो गया हीलियम, ठीक है। इसके पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, ठीक है। पूर्ण हो गया, ये पूरा हो गया। जब ये पूरा हो जाएगा इसका मतलब है कि इसमें ना तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है ना इसमें कम इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अब ये स्थिर हो गया। इस प्रकार के तत्वों को हम अक्रिय तत्व कहते हैं या अक्रिय गैस कहते हैं। अगला देखिए लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। तो ये हो गया हमारा लिथियम Li, और इसके चारों तरफ पहली कक्ष जो होगी उसमें कितना आ सकता है 2। तो 2 हम भर लिए, इससे ज्यादा तो नहीं भर सकता, यानी अब ज्यादा हो गया तो हमको दूसरे ऊर्जा में जाना पड़ेगा, दूसरे ऊर्जा स्तर पे, और दूसरे पे हमको कितना आना है 1, ठीक है। तो ये कैसे हो गया लिथियम का 2, 1, ठीक है। आगे बात करते हैं, लिथियम के बाद बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम, तो ये हो गया आपका बेरिलियम। तो ये 4 है, तो पहली कक्ष में कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2, और उसके बाहरी कक्ष में कितने आ सकते हैं 8 आ सकते हैं, लेकिन हमको जरूरत कितना है केवल 2 का, तो 2 आ गया। तो इसका कैसे लिख सकते हैं हम लोग 2, 2, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एक बार नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक या संख्या 7 होता है, तो 7 बना लेते हैं। तो इसके बीच में हो गया ये नाइट्रोजन, इसकी पहली कक्ष कितनी हो जाएगी, पहली कक्ष में तो 2 ही भराएगा, तो ये 2 फिल हो गया। उसके अगली कक्ष में इसको कैसे लिखेंगे 2, और ये 7 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। तो 5 कैसे भरेगा वो देखिए, ये आ गया यहाँ पर अगली कक्ष, इसमें हमको 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है। 5 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन का देखते हैं। तो ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो ये हो जाएगा आपको 2, 6, ड्रॉ कर लीजिए। ये ऑक्सीजन, इसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे, ये हो गया हमारे पास 2, और लास्ट वाले में कितने हो जाएंगे 6। तो आप 6 ड्रॉ कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया ऑक्सीजन के कितने 6। इसी प्रकार से हम एक बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए कि कैल्शियम का। तो कैल्शियम का कितना हो जाएगा 2, कैल्शियम का होता है 20, तो ये हो जाएगा 2, फिर अगला पूरा भर गया 8, 10, और 10 के बाद अगले में कितना भर सकते हैं हम 18 मैक्सिमम, तो 10 ही बचा, तो यहाँ 10 आ गया। लेकिन अब देखिए हमने क्या कहा है यहाँ पर कि आखिरी कक्ष में, अब ये आखिरी कक्ष हो गया, तो आखिरी कक्ष में क्या कहा गया है कि आखिरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी कि अब ये क्या हो गया गलत हो गया। तो हम 8 से आगे बढ़ जाएंगे, तो कैसे हो जाएगा 2, 8, 8, और उसके बाद कितना बचा 2। तो मैक्सिमम कितना बैठ गया 8, और उसके बाद कितना हो गया 2। क्योंकि ये 2 आगे, क्योंकि आखिरी कक्ष आ रहा था। अगर पूर्व कक्ष होता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूर्व कक्ष में हम 18 से, आखिरी से एक पहला कक्ष क्या बोले पूर्व कक्ष, तो 18 से कम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ले नहीं सकते। अब इसको हम बनाते हैं, चलिए। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, पहला सेल, इसको बोलते हैं हम लोग मान लीजिए कैल्शियम, और कैल्शियम के बाहर 1, टोटल कक्ष कितने बनेंगे 4। ठीक, तो पहला में कितने हो गए 2,
फिर इसके बाद वाला में कितने हो गए 8, 4, 5, 6, 7, 8, अगले वाला में भी कितने हो गए 8, और लास्ट वाला में केवल कितने हो जाएंगे 2। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, कक्ष का निर्माण कर सकते हैं, और इसी प्रकार से हम कैल्शियम तक सभी को लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हम केवल विन्यास लिख के देख लेते हैं कि के सेल में कितना हो जाएगा। तो ये मान लीजिए हमारा के, एल, एम और एन कक्ष हो गया, ठीक है। और यहां पर हम कुछ तत्वों को लिख लेते हैं। तो पहला तत्व मान लीजिए क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का विन्यास के परमाणु क्रमांक भी लिख लेते हैं यहां पर। यहां पर मान लीजिए हम परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, यहाँ 1 आ गया। दूसरा है हीलियम, परमाणु क्रमांक कितना है 2, तो ये आ गया यहाँ पर सीधे से 2। अगला है हीलियम के बाद लिथियम, तो लिथियम का हो गया यहाँ 3, तो ये 2 फुल हो गया और 1 यहाँ आ गया। चौथा बेरिलियम 4, तो ये 2, 2। पांचवा बात करें तो बोरॉन 5, 2, 3। छठा आ गया हमारा कार्बन 6, 2, 4। सातवां आ गया हमारे पास नाइट्रोजन 7, 2, 5। फिर आठवां आ गया हमारे पास ऑक्सीजन 8, 2, 6। और नौवां आ गया हमारे पास फ्लोरीन 9, 2, 7। और 10वां आ गया हमारे पास नियॉन, इसको 10, 2, 8। अब ये 8 फिल हो गया। अब 8 से ज्यादा नहीं होगा, अब हमको किस कक्ष में जाना पड़ेगा, एम में। तो 11वां देख लीजिए सोडियम, ये हो गया 11, 2, 8 और ये 1 चला गया 1, क्योंकि 9 से ज्यादा नहीं हो सकता। 12 हो गया आपको मैग्नीशियम, ये हो गया 12, 2, 8, 2। 13 आ गया आपको एल्यूमिनियम 13, 2, 8, 3। और इसी तरह 14 आ गया हमारे पास सिलिकॉन 14, 2, 8, 4, ठीक है। तो ये हमारे पास कक्ष हो गए सिलिकॉन। अगर हम और आगे बात करना चाहें तो हम 15 के आगे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 15 हो गया फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का 15, तो 2, 8, 5। फॉस्फोरस के बाद अगर हम बात करेंगे तो हो गया सल्फर 2, 8, 6, 17 हो गया आपको क्लोरीन 2, 8, 7। 18 हो गया आर्गन 2, 8, 8। अब ये 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, अब हमको अगले कक्ष में जाना पड़ेगा। तो 19 हो गया पोटाशियम 2, 8, 8, 1। और फिर 20 हो गया हमारा कैल्शियम 2, 8, 8, 2। 21 से स्कैंडियम। फिर आगे भी आप इसी तरह कर सकते हैं। आगे कुछ कमियां इसमें भी है, उसको देखेंगे। फिलहाल 20 तक तो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के थ्योरी को किसने दिया था, बोर बरी थ्योरी, ठीक है। अगली कक्षा में हम देखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजन। तब तक के लिए धन्यवाद।